हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो बैंकर्स। और हम लोग जो है अपने सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे। पजल्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी भाई, और पहला लेक्चर इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो आज जो है पजल का सेकंड लेक्चर है। आप प्लीज़ जाके प्रो बैंकर्स में आप जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके पजल को सर्च करो, और उसमें आपको सारी आपको जो वीडियोज़ है वो अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, मैथ्स की भी कोई डाउट अगर आता है तो वहाँ से आप देख सकते हो, और रीजनिंग तो चलो मैं हूँ ही हूँ, है ना। तो चलो बहरहाल बिना किसी टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो इसको। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना। इसमें इसने ये बोला है कि सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़, ये फ्लोर का क्वेश्चन नहीं है भाई मेरे, अब है ना। हाँ, कुछ मिलता जुलता सा है उस तरीके से। अब इसने बोला है कि टोटल बंदे 7 होने चाहिए अपने पास, और इनका ना डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में ये पैदा हुए हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पर्सन को सेट करना होगा, साथ ही साथ उनके डेट ऑफ बर्थ को सेट करना होगा, और उनकी एज हमें फाइंड आउट करनी होगी। ये उस पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सुनो, जब कभी भी डेट ऑफ बर्थ आपको दी हुई हो तो उसकी एज को फाइंड करना हो अगर कभी भी, तो हमेशा अपने पास एक बेस ईयर दिया होता है। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे अपनी एग्जैक्ट एज निकालनी है तो मेरे को एक बेस ईयर तो मानना पड़ेगा ना, कि इस साल के हिसाब से मैं अभी तक कितने का हो गया। तो उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बेस ईयर लिया गया है वो 2018 लिया गया है। अब 7 बंदे हैं, तो 7 बंदों का डायग्राम बना लेते हैं भाई, है ना। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये अपने हो गए 7 बंदे, ठीक है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कुछ भी कर लो, फ्लोर ही तो है भाई, फ्लोर ही तो है। मैंने 7 ऐसे मान लिया, आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लो, उससे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब इनकी जो है अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है। डेट ऑफ बर्थ में लिख लेता हूँ, 89, 85 65, 89 85 65, 1989, 1985, 1965, और 93 64 98, 93 64 98, और कौन सी ईयर है? 2004, है ना। तो सबसे पहले काम करो, सबसे पहले इसकी निकालो तुम एज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम एज निकालते हैं, और एज निकालने के लिए बेस ईयर कितना लेके चलना है मुझे? 2018। अब 2018 में से 2004 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैल्यू आपके सामने 14 आ जाएगी, है ना। अब 1998 को माइनस करूंगा अगर, तो ये कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी भाई, है ना। जब मैं 2018 से 64 को माइनस करूंगा, 1964 को माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगा 54 आ जाएगा मेरे पास। ये 54 हो गया। अगर ये 54 हो गया है तो 65 वाला 53 का हो जाएगा, ठीक है। अब 2018 से मुझे माइनस करना है, 2018 से माइनस करना है 1989, 1989 माइनस कर लो, 8 9 17, 9 9 18, और फिर 27 29 साल का हो गया ये 29 साल का हो गया। अब अगर ये 29 साल का है तो जाहिर सी बात है इसमें 5 साल जोड़ने पड़ेंगे ना मुझे भाई। 89 से तो 85 बड़ा होगा ना, डेट ऑफ बर्थ उसकी ज़्यादा है भाई। तो एक बात बताओ, इसका 33 आ जाएगा, 9 5 34, माइनस करके देख लेता हूँ, रुको। 2018 में से मुझे माइनस करना है किसको? 1985 को माइनस करना है, ठीक है। तो 8 से 14, 8 7 15, 27 साल का हो रहा है यार। 8 में से 5 गया 3, सॉरी, और 8 में से 5 गया 3, और 23 साल का हो रहा है ये। 8 3 11, 33 साल का हो रहा है, 33 साल का हो रहा है, ठीक है। 4 साल तो बड़ा है ना इससे, तो 33 साल का हो गया। अब 1993 वाला और देख लो,
2018 में से 1993 को मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 25, ये हो गया 25 साल का। ठीक है, तो आई होप कि सबसे पहले एज देखो, सारा खेल है एज निकालने का, सबसे पहले एज निकाल लो फटाफट। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल द एजेस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2018, चलो ये हो गया। द सम ऑफ एज ऑफ एन एंड एल इज इक्वल टू एज ऑफ ओ। अब सुनो ध्यान से, एन प्लस एल का जो एज है इट इज इक्वल टू एज ऑफ ओ। आगे आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है, द एज ऑफ एम एंड पी इज इवन नंबर। एम और पी का जो एज है ना वो इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो एक बात बताओ, इवन नंबर है तो अपने पास इवन नंबर कितने हैं बेटा एज के? एज के अपने पास 14, 20 और 54, 14, 20 और 54, यही तो अपने पास एज है। अब इसने बोला है कि ये इनकी इवन नंबर की एज तो है, मगर नन ऑफ देम इज ओल्डेस्ट पर्सन। अब इसमें से कोई बंदा ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं तो 54 हटेगा यहाँ से। तो एक बात बताओ, अगर मैं एम और पी को लॉक करने की कोशिश करूं तो एम और पी कैसे लॉक हो सकता है? या तो एम ऐसे लॉक होगा तो पी ऐसे लॉक होगा, या तो एम ऐसे लॉक होगा तो पी ऐसे लॉक होगा। भाई दोनों में से तो कुछ भी हो सकता है ना अभी। फिर चलो आगे आ जाओ, इसने क्या बोला है, फिर बोला है द डिफरेंस। अब ये लाइन बहुत शानदार लाइन है, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है भाई। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ पी एंड एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चा क्या करता है इसमें, जब डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन पूछा है तो आपको पी माइनस एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है इनका, डिफरेंस जो है वो स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बताओ ऐसे लिखना उचित होगा? सोचो एक बार, अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब यही तो हुआ कि P इज ग्रेटर देन N हो गया। भाई एज तो कभी माइनस हो ही नहीं सकती ना, तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो मेरे को यही वैल्यू जनरेट होगी। या अगर तुमने इसको N माइनस पी लिखा कभी भी तो इसका मतलब N इज ग्रेटर देन P हो गया, है ना। तो ध्यान रखना यार, ये लाइनें कभी नहीं लिखनी है मुझे। अगर लाइन इस तरीके से बोली है ना डिफरेंस, तो ये लाइनें कभी मत लिखना, ये इक्वेशन गलत साबित कर देंगी। डिफरेंस अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डिफरेंस को इस तरीके से मेंशन करूंगा मैं। इसमें अभी P जो भी कुछ हो, N जो भी कुछ हो, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो P और N का जो डिफरेंस है वो मेरे सामने है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोल रहा है भाई, और बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ K एंड P इज एज ऑफ Q। और जो K और P का जो डिफरेंस है, जो K और P का डिफरेंस है वो Q की एज है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मेरे सामने है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे सामने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है भाई? देखो, अगर आपने इसको उठाने की कोशिश करी तो मेरे सामने दिक्कत आ जाएगी, ना तो मेरे को N लॉक है ना ही मेरा P लॉक है, तो ये वाला वैल्यू को उठाने में कोई होशियारी नहीं है ना। एक काम कर लेते हैं, हमें P तो मालूम है ना दोनों केसेस में, तो P की एज लॉक है, तो P की एज कितनी लॉक है? P की एज या तो 20 होगी या तो 14 होगी, है ना। तो एक काम करता हूं, पहले मैं P को 14 मान के चलता हूं, पहले 14 मान के चलता हूं मैं। अब P की एज मैंने 14 रख ली है, तो N की एज में क्या रखूं कि डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? तो अगर N की एज 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं में से तो कोई होगी ना भाई। जबरदस्ती मैं यहाँ नहीं रख रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि रियल टाइम एग्जाम में आपका जो रिएक्शन होगा वो इसी तरीके से होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं रख पाओगे यार। तो अब तुम सोचो N की एज कहां जा सकती है? मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अगर मैंने P को 14 लिया, अगर मैं N को 50 ले लूं तो डिफरेंस आ रहा है 40 हो नहीं सकती है ना। 25 और 14 को माइनस करूं, 25 और 14 9 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं हो सकती है। 53 और 14 को माइनस करूं तो फिर से मेरा जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी। 33 और 14 माइनस करूं तो 19 आ रहा है, 19 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 29 और 14 माइनस करूं तो मेरे पास फिर से 15 आ रहा है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू मेरी हो चुकी है एलिमिनेट। अब समझे ना। तो अब P की एज मुझे लॉक है, अब N की एज में क्या रखूं? तो एक बात देखो ना, आप वैल्यूज को ध्यान से देखो, तो P की एज 20 है, तो N की एज को मान लो ना 29, तो P और N का जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया भाई? बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो यहां से ये वाली वैल्यू मेरी लॉक हो चुकी है, ये वाली वैल्यू डन, ठीक है। अब आ जाओ N प्लस L की जो एज है वो O की एज है। तो ये बताओ, अगर दोनों का सम में निकालूं तो जाहिर सी बात है इसका जो सम है वो हमेशा या तो 54 होगा या तो 54 से कम होगा।
क्योंकि हाईएस्ट एज तो 54 ही है ना, तो उन दोनों का सम या तो 54 होगा या तो 54 से कम होगा। तो अगर मैंने एल को यहां रखा, मान लो एल को मैं यहां रखता हूं, तो इनका सम कितना बन रहा है, 9 3 12 3 2 5 62, 62 तो हो ही नहीं सकता ओ। अच्छा 29 और 53 को जोड़ूंगा तो वो 54 से ज्यादा चला जाएगा, तो फिर नहीं हो सकता। 29 और 25 को जोड़ो एक बार जरा, 29 और 25 कितना बन रहा है, ये 54 बन रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब n प्लस एल इज इक्वल टू द एज ऑफ ओ, इक्वल टू द एज ऑफ n, सॉरी n प्लस l इज इक्वल टू द एज ऑफ o, ऐसे लॉक होगा ये, n प्लस एल इज इक्वल टू द एज ऑफ o। बात समझे? अब इसमें क्या बोला है, के p लॉक है मेरे पास, तो k और p का जो डिफरेंस है वो q की एज होनी चाहिए। तो क्या मैं k को 33 रख सकता हूं? तो 33 में से 20 माइनस करूंगा, वैल्यू आएगी 13। 13 तो किसी की एज है ही नहीं यार, इसका मतलब 13 नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 53 तो होना ही पड़ेगा। 53 में से 20 माइनस कर दो 33 आ जाएगी। तो k और p का जो डिफरेंस है वो किसकी एज के इक्वल है, q की एज के इक्वल है। क्वेश्चन लॉक हो गया भाई, सारी वैल्यू जस्टिफाई हो चुकी है ना। आ जाओ जरा इसके क्वेश्चन पे। Who among the following is the youngest person? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा मेरे पास कौन दिख रहा है, m दिख रहा है सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, m दिख रहा है मुझे, ये वाली वैल्यू लॉक कर दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ k एंड o? k और o की जो एज है उसका डिफरेंस क्या है? तो k की एज 53 है और इसकी एज 54 है, तो 1 साल का गैप है, 1 साल का गैप है ना। गैप कितने साल का है, 1 साल का गैप है। Who among the following person is born in 1985? 1985 में कौन पैदा हुआ है? तो 1985 में अपने पास Q पैदा हुआ है, Q को लॉक कर देंगे हम। What is the sum of ages of L and P? L और P की जो एज का सम है वो कितना होगा? तो L की एज 25 है, P की एज 20 है, तो कितना हो गया ये हो गया 45, है ना। कितना हो गया 45 ये। How many person are older than N? N से बड़े कितने हैं? तो N की एज कितनी है बेटा 29, तो एक तो ये बड़ा हो गया, 1 2 फिर 3, 3 लोग बड़े हो गए कि नहीं, है ना। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा 3। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सही से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ जरा, एक बार ध्यान से देख लो इनको, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो एज यूजुअल और फट से सॉल्व करो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और फट से सॉल्व करो। चलो आ जाओ जरा इस पर। तो इनकी एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, एज कैसे कैसे बोली, 47 60 72 1947 1947 47 और कितनी कितनी एज है, 47 60 72 47 60 1972 और 1972 87 93 98 87 93 98 और कितनी एज है लास्ट में 2002, और इनकी एज होगी 2002। ठीक है ना, ये तो होगी इनकी डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सबसे पहले निकालनी है इनकी एजेस, है ना। और एज निकालने के लिए मेरे को बेस ईयर भी तो गिवन होना चाहिए भाई, तभी तो निकलेगी एज। तो बेस ईयर कितना दिया हुआ है, बेस ईयर दे रखा है 2017। बेस ईयर कितना दे रखा है, बेस ईयर दे रखा है 2017। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, अब फटाफट 2017 से इसको माइनस करना शुरू करो। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 60। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2017 से माइनस करो 7 57। ठीक है ना, ऐसे करके सारी एज निकाल लो भाई। फिर ये कितना होगा, ये हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 0, है ना। 8 और 3 11 30, फिर कितना है तुम्हारे पास 93, 93 को माइनस कर लो भाई जरा, ये आ जाएगा तुम्हारा 24। ठीक है, और फिर 2017 से 98 को माइनस करो, कितना आएगा 8 से 14 8 7 15 8 9 17, ये हो जाएगा 19, और 2002 को माइनस कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15।
ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई डेट ऑफ बर्थ, ये हो गई ये मेरी ईयर। ठीक है, दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, ध्यान रखना इस बात को। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आगे, ये बोल रहा है कि द एज ऑफ ए इज मल्टीपल ऑफ 5। ए की जो एज है वो 5 की मल्टीपल है। अब ए की एज 5 की मल्टीपल क्या क्या हो सकती है, 60 हो सकता है, और 45 हो सकता है, और 30 हो सकता है, और 15 हो सकता है ना। अब इसने क्या बोला, ए की एज मल्टीपल ऑफ 5 है, बट ए जो है इट इज नीदर ओल्डेस्ट नॉर द यंगेस्ट। ए जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है और यंगेस्ट नहीं है। ए जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है, इसका मतलब 60 कटेगा, और 15 नहीं हो सकता भाई, ओल्डेस्ट नहीं है और यंगेस्ट नहीं है ना। ठीक है ना। फिर चलो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड जी इज परफेक्ट क्यूब। ए और जी का जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, ए और जी का जो डिफरेंस है वो है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस परफेक्ट क्यूब आ जाना चाहिए मेरे पास। फिर बोल रहा है कि जी वॉज नॉट बॉर्न इन 1947। जी जो है 1947 में पैदा नहीं हुआ है, जी 1947 में पैदा नहीं हुआ है भाई, है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जी एंड बी इज हाफ द एज ऑफ सी। अब देखो ये लाइन भैया बहुत शानदार लाइन है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड बी इज हाफ द एज ऑफ सी। जो जी और बी का डिफरेंस है ना वो हाफ द एज ऑफ सी है। जो जी और बी का डिफरेंस है ना वो हाफ द एज ऑफ सी है। जो जी और बी का डिफरेंस है ना वो हाफ द एज ऑफ सी है। तो एक बात बताओ, मैंने यहां पर 2 इक्वेशन लिखी है, अब तुम ये बताओ अगर आपने इस तरीके से इक्वेशन बनाया तो इसका मतलब क्या बना भाई, इसका मतलब ये बना जो सी की एज है, उस सी की एज मान लो 40 निकली, मान लो सी की 40 निकली, तो 40 को 2 से डिवाइड कर दो 20, तो इनका जो डिफरेंस है वो 20 है। एक तो ये इक्वेशन हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इसकी वैल्यू निकली 40, 40 को तुमने डिवाइड किया 2 से, तो वैल्यू तुम्हारी कितनी बनी 20, तो सी की एज कितनी निकल आएगी 20। तो एक बात बताओ ना, ये वाली लाइन मतलब वैलिड है कि ये वाली लाइन वैलिड है? भाई मेरे ये वाली लाइन इनवैलिड है, क्योंकि जी और बी का जो डिफरेंस था वो सी के हाफ था। बात समझे कि नहीं? बच्चे यहां पर क्या करते हैं, बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं यार, तो वहां पर धोखा खा जाते हैं। तो जी और बी का जो डिफरेंस है इट इज हाफ ऑफ सी, है ना। और क्या बोल रहा है, डी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ऑफ ईयर। डी जो है वो ऑड नंबर ईयर में पैदा हुआ था, डी ऑड ईयर में पैदा हुआ था, यानी डेट ऑफ ऑड ईयर में पैदा हुआ था। तो ऑड ईयर मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है। डी ऑड डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुआ था, ठीक है ना। ईयर नहीं बोला उसने, एज नहीं बोला उसने। ई इज नॉट द यंगेस्ट, और ई जो है वो सबसे छोटा नहीं है। ई सबसे छोटा नहीं है, मतलब ई कितने ईयर का नहीं है, 15 ईयर का नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैं कहां से क्वेश्चन को शुरू करूं? मेरे पास तो यहां पर ए की 2 वैल्यू आ गई है ना, तो यहां से उठा लो क्वेश्चन को। एक बार ए को रख लो 15, एक बार ए को रख लो 45, एक बार ए को रख लो 30, एक बार ए को रख लो 45, एक बार ए को रख लो 30, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, जी को मुझे कहां रखना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है वो हमारा परफेक्ट वो आ जाए, क्यूब आ जाए। तो एक बात बताओ, हम 30 से कैलकुलेट करके चलते हैं पहले, मैं 30 मान के चलता हूं, ठीक है ना। तो ये बताओ, अगर मैंने जी को यहां रखा तो 30 में से 15 माइनस करो, 15 तो परफेक्ट क्यूब तो बना नहीं। फिर 30 में से 19 माइनस करो, 30 में से 19 माइनस करोगे बनेगा 11, तो 11 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 30 में से 24 माइनस करो बनेगा 6, 6 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 30 में से 45 माइनस करो, 45 माइनस करोगे बनेगा 15, तो 15 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 30 में 57 माइनस करो, 30 में से 57 माइनस करो तो 27 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मेरी ये वाली वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती जी की? खुद सोचो एक बार, 57 में से 30 माइनस करो, 27 हो रहा है ना, तो 27 तो परफेक्ट क्यूब हो गया ना 3 का। भाई 27 आ गया, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो जी यहाँ लॉक हो सकता है। 30 में से 60 मैंने माइनस किया तो वैल्यू आएगी 60, इसका मतलब जी यहाँ भी नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से जी यहाँ लॉक हो गया। लेकिन इसको भी चेक करो यार, ऐसे इग्नोर मत मारो, इसको भी चेक करो पहले। अब 45 मान के चलता हूं मैं इसको, तो जी 1 2 3 4 5 6 कहीं भी आ सकता है। तो 45 में से 15 माइनस किया मैंने तो मिला, मुझे मिला 30, तो परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, डिफरेंस नहीं आया। 45 में से 29 मैंने माइनस किया तो भी मेरे पास परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहा। 45 में से 24 माइनस करो तो मेरा बन रहा है 21, 21 से परफेक्ट क्यूब नहीं है। 45 में से 30 माइनस किया मैंने तो बन रहा है 15, 15 परफेक्ट क्यूब नहीं है।
45 में से 57 मैंने माइनस किया तो बन रहा है 12, 12 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 45 में 60 मैंने माइनस किया तो मेरे को बन रहा है 15, तो 15 परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब ए की वैल्यू यहां से एलिमिनेट हो चुकी है। अब जाके एलिमिनेट हुई है ए की वैल्यू, ऐसे हवा में एलिमिनेट मत कर देना यार, ठीक है। तो ये दोनों लॉक हो चुका है मेरे पास। अब सुनो, जी और बी की जो हाफ है, जो जी और बी की जो एज है, इट इज हाफ ऑफ सी। या मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जो सी की एज है ना वो ट्वाइस है जी और बी के डिफरेंस के। ये भी तो कह सकता हूं मैं। भाई बात तो वही है ना, 2 को यहां मैंने भेज दिया बस, और तो कुछ अलग से किया नहीं है। तो ये बताओ जी की वैल्यू लॉक है, तो बी की एज में कहां रखूं कि दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो ट्वाइस हो जाए सी के, है ना। तो सी की एज निकल आएगी मेरे। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 57 लिया, 57 में से जी की वैल्यू लॉक है ना, 57 में से 12 माइनस करो बनेगा 13, तो 13 दूना 26, 26 तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास बी यहां नहीं आ सकता। 57 में से 45 माइनस करो, 57 में से 45 माइनस करोगे बनेगा तुम्हारे पास 12, 12 का डबल होता है 24। तो इसका मतलब कि यहां पर मेरा सी आ सकता है ये, और बी को मुझे ये रखना पड़ेगा। भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है ना वो सी का डबल है। वो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस का डबल कर दूंगा तो सी की एज आ जाएगी। यही तो कहना चाह रहा था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलो, इसने क्या बोला था, इसने बोला था डी ऑड, डी की ऑड डेट ऑफ बर्थ है। अब डी की ऑड डेट ऑफ बर्थ है तो डी यहां तो आ नहीं सकता, डी को यहां लॉक करना पड़ेगा। ई सबसे छोटा नहीं हो सकता तो ई को यहां लॉक करना पड़ेगा। अब कौन बचा मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ ही तो बचा, एफ ही तो बचा, तो एफ को यहां पर लॉक कर दो भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना, कैसे सॉल्व किया इसको मैंने। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है ये। और ये जो एज बेस्ड जो पजल्स होती है ना, ये कई बार देखा गया है भाई कि बैंकिंग के एग्जाम में तो भाई कई बार पूछा जा चुका है ये, और इवन मेंस में भी काफी हद तक ये आता ही आता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। जी वॉज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जी कौन से ईयर में पैदा हुआ था, तो जी पैदा हुआ था 1960 में। डी ऑप्शन को टिक मार दो। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन ए, ए से छोटे कितने हैं, ए से छोटे, ए की 30 साल है तो 30 साल से छोटी छोटी वैल्यू देख लो, 1 2 3, बस 3 ही बंदे छोटे हैं ए से। ए से कितने बंदे छोटे हो रहे हैं, 3 बंदे छोटे हो रहे हैं। ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट निकालना है मुझे, तो यार ओल्डेस्ट तो मेरे पास डी ही निकल के आ रहा है ना, ओल्डेस्ट तो डी ही निकला। वट विल द एजेस ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब बी की एज अब से 3 साल बाद कितनी होगी, तो बी की एज कितनी निकली है, बी की एज 45 निकली है ना, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 3 साल बाद इसके 48 हो जाएगी, काम खत्म, 48 हो जाएगी, ये हो जाएगा। व्हाट इज द एज ऑफ ई, अब ई की एज पूछ रहा है, तो ई की एज अगर पूछ रहा है तो ये बताओ ई की एज कितनी है मेरे पास, ई की एज है 19 साल, ई की एज कितनी है 19 साल। आई होप आपको ये एज बेस्ड पजल जो है ये कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ध्यान से एक बार देख लो फिर से इसको, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है ये, और कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अब आगे चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन भैया, इसको भी करके देखो एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको करके देखो एक बार, बाद में बताऊंगा यार। इसको करके देखो, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। अब इसने बोला है कि हमें जो अरेंजमेंट करना है ये डे बेस्ड अरेंजमेंट है बेटा। ये कैसा अरेंजमेंट है, डे बेस्ड अरेंजमेंट है, यानी इसमें हमें दिन को बेस मान के चलना पड़ेगा। भाई दिन तो कभी चेंज नहीं होता ना, मंडे के बाद तो फिर ट्यूसडे आता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, तो बेस किसको मान लो, बेस मान लो मंडे को, और फिर उसके बाद जो है मुझे इनको अलग अलग कलर्स भी अलॉट करने हैं और पर्सन्स को भी सेट करना है मुझे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोल दिया इन्होंने, हमारी हेल्प कर दी है, एंडिंग ऑन संडे। इसका मतलब कि मंडे को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मंडे को स्टार्ट कर रहा हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। संडे को भैया कहानी खत्म हो जाती है ना। अच्छा पर्सन तो सेट करने ही करने हैं, प्लस उनको कलर भी अलॉट करना है मुझे अब,
इस चीज को मत भूलना, पर्सन भी सेट करने हैं, कलर भी अलॉट करना है, ठीक है। पर्सन भी सेट करना है, कलर भी अलॉट करना है, पर्सन भी सेट करना है, कलर भी अलॉट करना है, ठीक है। पर्सन कलर, पर्सन कलर, इस तरीके से फॉर्मेट मैंने बना लिया इसका, ठीक है। कभी भी दो पैरामीटर सेट करने हो तो सिंगल पैरामीटर तो इस तरीके से बना लो। अब उसका देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। फिर ये बोल रहा है कि Y was born immediately after Y, W was born immediately after Y। W जो है वो तुरंत Y के बाद पैदा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Only 2 person were born between the one who like yellow and S। येलो और एस के बीच में केवल दो ही बंदे हैं पैदा हुए थे, येलो और एस के बीच में केवल दो ही बंदे थे। फिर क्या बोल रहा है इसमें, द वन हु लाइक रेड वॉज बॉर्न ऑन मंडे। चलो ठीक है, रेड वाला बंदा मंडे को लॉक कर दो भाई, रेड वाला बंदा मंडे को लॉक कर दो, ये रेड लॉक हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड यू। एक्स और यू के बीच में कितने बंदे पैदा हुए थे, एक्स और यू के बीच में केवल 3 बंदे पैदा हुए थे, है ना। फिर बोल रहा है वी वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेज बिफोर वाई। जो वी है वो वाई से पहले, किसी एक दिन पहले, जस्ट पहले नहीं बोला उसने, उसने बोला किसी एक दिन पहले, तो वी है वो वाई से पहले पैदा हुआ था, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, टी वॉज बॉर्न ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर वेनेसडे। अब देखो टी जो है वो वेनेसडे से पहले पैदा हुआ था। अब टी अगर वेनेसडे से पहले पैदा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है या तो टी मेरा ट्यूसडे को पैदा हुआ होगा या तो टी मेरा मंडे को पैदा हुआ होगा। वन ऑफ द डेज बिफोर वेनेसडे बोला है ना, तो वेनेसडे से पहले या तो ट्यूसडे या तो मंडे। क्या टी से और कोई कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है, और कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा तो होल्ड मारो भाई, हड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। The one who likes black color and the one who like white color were born on consecutive days। ब्लैक और व्हाइट जो है वो कंजिक्यूटिव डेज पैदा हुए हैं, ब्लैक और व्हाइट कंजिक्यूटिव डेज पैदा हुए हैं। कंजिक्यूटिव डेज का मतलब होता है कि जस्ट आगे पीछे पैदा हुए हैं, वो कोई गैप नहीं आएगा इनके बीच में। ओनली 2 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक ग्रीन कलर। यू और ग्रीन के बीच में कितने हैं, यू और ग्रीन के बीच में कितने हैं, यू और ग्रीन के बीच में 3 बंदे हैं। यू और ग्रीन के बीच में कितने बंदे हैं, यू और ग्रीन के बीच में कितने बंदे हैं, 2 पर्सन है भाई, सॉरी 2 पर्सन है। यू और ग्रीन के बीच में 2 पर्सन है। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक ग्रीन। एक्स नीदर लाइक व्हाइट नॉर पिंक। एक्स जो है ना तो उसको व्हाइट पसंद है, ना ही उसको पिंक पसंद है, ना ही उसको व्हाइट पसंद है, ना ही उसको पिंक पसंद है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक्स को ना तो व्हाइट पसंद ना पिंक पसंद। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर द वन हु लाइक येलो। भाई देखो इस लाइन का मतलब क्या है, टी के बाद जितने पैदा हुए थे ना, येलो के ऊपर उतने पैदा हुए थे। तो क्या ये लाइन हेल्पफुल है, टी के बाद जितने पैदा हुए थे उतने येलो के बाद पैदा हुए थे। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर टी, अच्छा रुको एक सेकेंड, टी के बाद, सॉरी टी के बाद जितने पैदा हुए थे ना उतने ही येलो से पहले पैदा हुए थे, ये मतलब है इस लाइन का। टी के बाद जितने पैदा हुए थे येलो से उतने पहले पैदा हुए थे। फिर क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक ब्लैक कलर वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेज बिफोर द वन हु लाइक व्हाइट। यानी ब्लैक वाला बंदा जो है वो व्हाइट से पहले है, ब्लैक वाला बंदा जो है वो व्हाइट से पहले है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोनों को कंसेक्यूटिव डेज पैदा होना था, लेकिन इन्होंने हिंट दे दी हमें कि ब्लैक वाला व्हाइट से पहले है। और क्या लाइन बच रही है मेरे पास, एक्स वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर एस। एक्स जो है वो इमिडिएटली बिफोर एस है, एक्स वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर एस। अब एक बात बताओ मुझे, सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है ना, तो पजल जो है बेसिकली कनेक्ट करने के लिए तो होता है, पजल्स को कनेक्शन तो बनाना होता है। तो ये बताओ मेरे पास रेड लॉक है, टी लॉक है, तो क्या रेड की इंफॉर्मेशन दिख रही है मुझे,
नहीं। क्या टी की इंफॉर्मेशन दिख रही है? तो इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, देखो टी के बाद जितने थे, तो टी के बाद जितने थे तो येलो से पहले उतने होंगे, तो टी के बाद जितने थे येलो से पहले उतने होंगे, तो येलो को यहां पर लॉक होना पड़ेगा। टी के बाद जितने थे येलो के पहले उतने थे, यहां पर लॉक होना पड़ेगा, है ना। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है बेटा। पॉसिबिलिटीज 2 बना के चलनी पड़ती है। अब जैसे ही मैंने ये वाली लाइन खत्म करी अपनी, तो मुझे ये लाइन दिखनी चाहिए, तुरंत ही हाईलाइट होना चाहिए मुझे। येलो और एस के बीच में कितने बंदे हैं? 2, तो नीचे हो नहीं सकता। 1 2 एस को यहां पर लॉक करना पड़ेगा, 1 2 एस को यहां पर लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा था? येलो और एस हो गया। अच्छा, फिर क्या बच रहा है मेरा? एक्स और यू, येलो और एस हो गया। अच्छा, एस के जस्ट ऊपर एक्स है। अब एस के जस्ट ऊपर एक्स है, तो इस लाइन को उठा लेते हैं, कट कर लो इसको। एस के जस्ट ऊपर एक्स है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो इनवैलिड हो गई, फर्स्ट वाला डायग्राम इनवैलिड हो गया। एस के जस्ट ऊपर कौन था? एक्स था, एक्स को यहां लॉक कर दो। अब इसको उठाओ फट से। एक्स और यू के बीच में कितने बंदे? 3, तो ऊपर हो नहीं सकता। 1 2 3, यहां पर आ जाएगा यू। समझ में आ रही है बात? तो ये लाइन भी मेरी डन हो चुकी है, येलो और एस भी डन हो चुका है। वाई के जस्ट नीचे डब्ल्यू है, तो 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक मुझे कहां दिख रहे हैं? वाई के जस्ट नीचे डब्ल्यू है, यही तो दिख रहा है। और अब कौन बचा हुआ है? यू लॉक किया था, तो यू और ग्रीन के बीच में 2 बंदे थे, यू यहां पर है, 1 2, ग्रीन यहां लॉक होगा, ठीक है ना। ग्रीन को यहां लॉक कर दो। ये वाली इंफॉर्मेशन भी डन हो गई है भाई। वी वाई के ऊपर था, सॉरी ये जस्ट ऊपर नहीं था, ऊपर था। वी वाई के ऊपर था ना, तो वी वाई के ऊपर है, तो इसका मतलब वी वाई के ऊपर है, यहां पर डाल दो वी को वाई के ऊपर। अब क्या क्या बोल रहा है और देख लेते हैं हम लोग। ये बताओ, ब्लैक और व्हाइट जो है, एक्स को व्हाइट पसंद नहीं है और ब्लैक और व्हाइट को कंसेक्यूटिव होना था, तो ब्लैक और व्हाइट कंसेक्यूटिव या तो ये होंगे कंसेक्यूटिव, या तो ये होंगे कंसेक्यूटिव। तो ब्लैक व्हाइट अगर मैं सेट करूं, तो व्हाइट तो एक्स को पसंद ही नहीं है ना, तो इसका मतलब व्हाइट यहां नहीं आ सकता। तो ब्लैक और व्हाइट को ऐसे ही सेट करना पड़ेगा, यूं ब्लैक और व्हाइट को ऐसे ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स को पिंक भी पसंद नहीं है, तो पिंक को यहां लॉक कर दो, ठीक है कि नहीं। एक्स को पिंक नहीं है, तो पिंक को वहां लॉक कर दो। कौन सा कलर बच रहा है मेरे पास अब? कौन सा कलर बच रहा है? रेड ब्लू, ब्लू बचा है, ब्लू को यहां लॉक कर दो, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑप्शन, जो पॉसिबिलिटी सेकंड है, ये वाली वैलिड हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, स्किप क्या बोल रहा है। हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक ब्लू? यू और ब्लू के बीच में कितने बंदे हैं? तो यू और ब्लू के बीच में 1 2 3 बंदे हैं, है ना। कितने बंदे? 3 बंदे हैं। ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ब्लू? ब्लू किसको पसंद है? तो ब्लू मैंने लॉक कराया अभी, ब्लू पसंद है मेरे एक्स को, ब्लू पसंद है एक्स को। वी अगर वेनेसडे से रिलेटेड है, तो पहले वी और वेनेसडे का रिलेशन देख लो यार। वी अगर वेनेसडे से है, तो वी के नीचे वेनेसडे है, और क्या बोल रहा है? डब्ल्यू का रिलेशन संडे से है, तो डब्ल्यू के नीचे संडे है, तो इसका मतलब एक्स का रिलेशन किससे होगा? तो एक्स के जस्ट नीचे वाला डे देख लो, एक्स के जस्ट नीचे वाला डे कौन सा है? थर्सडे। एक्स के जस्ट नीचे वाला डे कौन सा है? थर्सडे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स वी लाइक? वी को कौन सा कलर पसंद है? तो वी को पिंक कलर पसंद है। वी को कौन सा कलर पसंद है? पिंक कलर। तो पिंक कलर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर नन ऑफ दीज को टिक मार दूंगा मैं। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक व्हाइट? व्हाइट के बाद कितने बंदे पैदा हुए थे? तो व्हाइट के बाद कितने बंदे पैदा हुए थे? व्हाइट के बाद एक ही पैदा हुआ था, है ना, तो 1 1, ये वाला आंसर बनेगा हमारा पास, ठीक है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना। एक क्वेश्चन को और उठाते हैं भाई, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि कंपनी 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। देखो फिर से वही बात है, डे बेस क्वेश्चन है ये, तो डे को बेस मान लेना इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे, तो मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है।
क्या क्या चीजें घटना घटना घटी है देखो जरा इसमें। एक तो पर्सन सेट करना है, दूसरा मुझे उसका स्पोर्ट सेट करना है। पर्सन सेट करना है, स्पोर्ट सेट करना है, पर्सन सेट करना है, स्पोर्ट सेट करना है, ठीक है। पर्सन को सेट करना है, फिर स्पोर्ट को सेट करना है, पर्सन को सेट करना है, फिर मुझे स्पोर्ट्स को सेट करना है, ठीक है ना। तो सिंगल पैरामीटर को सेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिटिंग अरेंजमेंट है, प्लस अपने पास वो भी है, स्पोर्ट्स भी है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। ओनली 2% वर अपॉइंटेड आफ्टर द वन हु प्ले हॉकी। बहुत बढ़िया लाइन है ये, बहुत बढ़िया लाइन है ये। ओनली 2% वर अपॉइंटेड आफ्टर द वन हु प्ले हॉकी। सोचो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह कि हॉकी के बाद सिर्फ 2 ही लोग थे। बात समझे कि नहीं, हॉकी के बाद सिर्फ 2 ही लोग थे, इसका मतलब हॉकी को फ्राइडे को लॉक करना पड़ेगा मुझे, हॉकी को फ्राइडे को लॉक करना पड़ेगा मुझे भाई, हॉकी को फ्राइडे को लॉक कर दो। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे। ई वॉज अपॉइंटेड वन ऑफ द डेज आफ्टर द वन हु प्ले हॉकी। अब ई जो है वो हॉकी के किसी दिन बाद पैदा हुआ था, तो ई जो है वो हॉकी के किसी दिन बाद पैदा हुआ था। अब जस्ट तो बोला नहीं है ना उसने, उसने बोला बाद पैदा हुआ था। ओनली 3% वर अपॉइंटेड बिटवीन ई एंड जी। अब एक काम कर लेते ना यार, हॉकी के बाद ई था तो एक केस में ई को यहां रख लो, एक केस में ई को यहां रख लो, है ना। फिर इसने बोला था कि ओनली 3% वर अपॉइंटेड बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 3 बंदे हैं, ई और जी के बीच में कितने बंदे हैं, ओनली 3%, है ना। तो ई और जी के बीच में 3, तो 1 2 3 जी यहां पर लॉक होगा, ई यहां पर 1 2 3 जी यहां पर लॉक होगा। समझ में आ रही है ना बात। फिर चलो आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि ओनली 1% वर अपॉइंटेड बिटवीन जी एंड द वन हु प्ले वॉलीबॉल। जी और वॉलीबॉल के बीच में एक ही बंदा है, तो इस केस में मेरा वॉलीबॉल कहां बनेगा, इस केस में वॉलीबॉल मेरा यहीं पर बनेगा। इस केस में नीचे बन नहीं सकता वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को ऊपर ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ए वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु प्ले वॉलीबॉल। ए वॉलीबॉल के तुरंत बाद पैदा हुआ था, तो ए वॉलीबॉल के तुरंत बाद पैदा हुआ था, ए वॉलीबॉल के तुरंत बाद पैदा हुआ था। ए वॉज अपॉइंटेड immediately after the one who play volleyball. Only 3% are appointed between after the one who play खो-खो. Only 3% were appointed after the one who play खो-खो. यानी खो-खो के बाद केवल 3 बंदे थे, तो खो-खो के बाद केवल 3 बंदे थे, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो गलत हो रही है कि नहीं। तो यहां पर खो-खो को सेट करना पड़ेगा, खो-खो को यहां सेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई। ये वाली वैल्यू गलत है ना, क्योंकि वॉलीबॉल यहां पर बैठा हुआ, तो 1 2 3 बंदे सेट करने, तो खो खो कैसे सेट होगा। आगे आ जाओ जरा, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सी वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर एफ बट नॉट ऑन फ्राइडे। सी जो है वो एफ, सी जो है इमीडिएटली आफ्टर, सी वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर एफ, सी वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर एफ, लेकिन फ्राइडे को नहीं भाई, फ्राइडे को मना कर दिया इसने। सी जो है ओनली आफ्टर एफ बट नॉट ऑन फ्राइडे। ओनली 2% वर अपॉइंटेड बिटवीन एफ एंड द वन हु प्ले क्रिकेट। अब एफ और क्रिकेट के बीच में कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। तो पहले इसको सेट करने की कोशिश करता हूं मैं। इमीडिएटली आफ्टर एफ है ना। तो एक बात बताओ, एफ और सी कंसेक्यूटिव चाहिए मुझे, तो एफ और सी कंसेक्यूटिव दिख कर रहा है मुझे, मेरे पास ये 3 गैप है, तो अगर मैं एफ और सी को ऐसे लॉक करूं तो दिक्कत क्या है, लॉक तो हो जाएगा लेकिन सी फ्राइडे को नहीं बैठता है भाई, तो इसका मतलब यहां नहीं हो सकता, तो एफ और सी को ऐसे लॉक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। एफ और क्रिकेट के बीच में 2 बंदे हैं, तो नीचे आ नहीं सकता, 1 1 2 क्रिकेट को यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर क्रिकेट को लॉक करो। अब क्या बोला उसने आगे, बी वॉज अपॉइंटेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु प्ले क्रिकेट। बी भैया क्रिकेट से पहले है, बी क्रिकेट से पहले है, तो बी को यहां लॉक करो। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 2% वर अपॉइंटेड बिटवीन डी एंड द वन हु प्ले टेनिस। डी और टेनिस के बीच में 2 बंदे हैं, डी और टेनिस के बीच में 2 बंदे हैं, लिख देता हूं मैं इधर, डी और टेनिस के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है। और इसने क्या बोला है, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। सी जो है वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है ना।
अब सुनो, एक बात बताओ, टेनिस कहाँ कहाँ आ सकता है? अगर मैं टेनिस को यहाँ रखूँ तो 1 2 डी लॉक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टेनिस को यहाँ रखूँ अगर मैं, 1 2 डी लॉक नहीं हो सकता। टेनिस को यहाँ रखूँ अगर मैं तो 1 2 डी लॉक नहीं हो सकता। इसका मतलब कि टेनिस को मेरे यहाँ पर आना ही पड़ेगा टेनी कॉस्ट। ठीक है, टेनिस यहाँ पर आ गया, 1 2 डी यहाँ पर डाल दो। अब ये बताओ सी क्या नहीं खेलता? सी फुटबॉल नहीं खेलता, तो जी को फुटबॉल खिला दो। अब उसके बाद तुम्हारे पास एक ही खाली स्पोर्ट बचा हुआ है, कौन सा स्पोर्ट बचा है उसको चेक करने दो मुझे। स्क्वैश। तो सी को खिला दो स्क्वैश। बस शानदार, देखो यूं खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। तो प्री में तो ऐसी लेवल के आते हैं यार, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस अपने सामने कनेक्शन को एस्टेब्लिश कराओ, बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं। और लिखना सीखो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आओ। Whom the following was appointed on Wednesday? वेनेसडे को कौन अपॉइंट हुआ था भाई? तो वेनेसडे को जी अपॉइंट हुआ था। वेनेसडे को जी अपॉइंट हुआ था, या फुटबॉल, जी या फुटबॉल, ठीक है। तो द वन हु प्ले फुटबॉल। हमें सही अरेंजमेंट बताना है। ओनली 1 पर्सन फॉर अपॉइंटेड बिटवीन एफ एंड स्क्वैश। एफ और स्क्वैश के बीच में एक है क्या? एफ और स्क्वैश के बीच में नहीं, पहला तो गलत हो चुका है, पहला गलत है। दूसरे पे आओ। ओनली 3 पर्सन वर अपॉइंटेड बिफोर सी। सी के ऊपर केवल 3 लोग हैं, तो ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है। ए प्ले टेनिस। ए टेनिस खेलता है, ये भी गलत है। बी वॉज अपॉइंटेड ऑन सैटरडे। बी सैटरडे को अपॉइंट हुआ था, नहीं, ये भी गलत है। तो सारे गलत हो गए, तो इसको सही होना पड़ेगा ना भाई। नन ऑफ दीज को टिक मार देंगे हम। द पर्सन हु प्ले टेनिस वॉज अपॉइंटेड ऑन विच डेट ऑफ द फॉलोइंग। विच डे ऑफ द फॉलोइंग, टेनिस वाला बंदा कौन से दिन को है? तो टेनिस वाला बंदा जो है वो है संडे को। टेनिस वाला बंदा कब है? संडे को है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना है। तो सी स्क्वैश ट्रू है भाई। थर्सडे जी, थर्सडे जी, थर्सडे जी नॉट ट्रू, ये हो रहा है हमारा मामला। थर्सडे जी, ये वाली वैल्यू गलत हो रही है, थर्सडे जी, है ना। मंडे वॉलीबॉल, बाकी सब तो सही है, गलत पहचानना तो गलत पहचान दिया। हाउ मेनी पर्सन वर अपॉइंटेड बिफोर जी? जी से पहले कितने लोग थे? तो जी से पहले केवल ये 2 बंदे थे, तो जी से पहले कितने हो गए? केवल 2 पर्सन अपॉइंट हो गए, है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे भाई अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहो भाई, कुछ नया सीखने को हमेशा मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किया है, और फिर इसका लेक्चर 3 अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।